तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, IS-36 इम्पेयरमेंट स्टैंडर्ड का बुनियादी मकसद, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड्स ये है कि आप लोग इम्पेयरमेंट लॉस समझें और उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, और हमें अपने एसिड्स को असल में जितना बेनिफिट हमें मिल सकता है उससे ज़्यादा पे रिकॉर्ड करना मकसद नहीं है। प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट भी है कि एसिड्स ओवरस्टेट नहीं करने। देखो यार, आपने एक एसिड ख़रीदा है, फॉर एग्जांपल 100,000 का। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड इज़ 10 ईयर्स। तो एक साल की डेप्रिसिएशन 10,000 बनती है। हमने 3 साल वो एसिड यूज़ किया। एट द एंड ऑफ 3 ईयर कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसिड्स कितनी होगी? 3 सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 माइनस करने के बाद उस एसिड की कैरिंग वैल्यू बचती है 70,000 फॉर एग्जाम्पल। लेकिन कुछ ऐसा हुआ तो उस एसिड की मार्केट में डिमांड कम हो गई, या उस एसिड के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हमें आइडिया हुआ कि इस एसिड की वैल्यू के अंदर रिडक्शन आएगी, या उस एसिड का आपने वे ऑफ यूज़ चेंज कर लिया। पहले उस एसिड को, उस गाड़ी को आप अपने घर के इस्तेमाल के लिए करते थे, अब आपने उस पर टैक्सी चलाना, करीम का चलाना शुरू कर दी। तो अब जाहिर सी बात है वो ज़्यादा डेप्रिशिएट होगी, उसकी वैल्यू के अंदर कमी आएगी। कुछ ऐसी इंडिकेशंस आपको मिली कि अब ये इस एसिड की वैल्यू जो है वो, जो हमने अंदाज़ा रखा है इसका, उससे वो कम हो जाएगी। मैंने अपने उसके ऊपर फिर इम्पेयरमेंट का टेस्ट लगाया। हमने जब 3 साल यूज़ करने के बाद उस एसिड्स का सोचा कि अगर हम फर्दर इस एसिड को यूज़ करते हैं तो 7 साल इस एसिड ने हमें बेनिफिट प्रोवाइड करना है, 7 साल मुझे इस एसिड से कैश मिलेगा। और वो पहले साल आपको कैश 10,000 मिलेगा, दूसरे साल आपको एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो उस एसिड्स के यूज़ करने से 15,000 होगा, तीसरे साल फिर सर होगा 5,000, चौथे साल 20,000, 10,000, और इस तरह से करके आपके पास ये कैश इनफ्लोस फ्रॉम द यूज़ ऑफ द एसिड्स हमने लिख दिए। लेकिन ये सारी वैल्यूज़ आपको फ्यूचर में मिल रही हैं, तो इनको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि एक साल के बाद 10,000 मिल रहा है, उसकी आज की वैल्यू निकालने के लिए मैं प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाऊंगा, विच विल बी फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर, एंड डिस्काउंट फैक्टर इज कैलकुलेटेड एज 1 + r⁻⁴ एंड आर इज इंटरेस्ट रेट एंड एन इज नंबर ऑफ ईयर्स। सो आपको पहले वाले कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, दूसरे की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी, तीसरे की प्रेजेंट वैल्यू, जितने भी कैश इनफ्लोज हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम लोग वैल्यू इन यूज़ कहेंगे। तो इस एसिड को अगर मैं फर्दर 7 ईयर्स भी यूज़ करता हूँ, उससे जो मुझे टोटल कैश इनफ्लो आ रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेट सपोज 50,000 है। एक ऑप्शन ये है कि इस एसिड को यूज़ करें, दूसरी ऑप्शन ये है कि इस एसिड को बेच दें। अगर मैं बेचता हूँ, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इसकी आज तीसरे साल के आखिर में 85,000 है, और उसके बेचने के ऊपर कॉस्ट आएगी 20,000 की, कॉस्ट टू सेल फॉर एग्जांपल, पहले रिपेयर करवानी पड़ेगी, कमीशन डिस्काउंट देना होगा। एनीवे बेचने के बाद आपके पास 65,000 रुपीज़ आएंगे। आप किस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे सर? यूज़ करोगे या बेचोगे? यूज करेंगे। यूज़ करके कितना बेनिफिट मिल रहा है दोस्त आपको? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है? 50,000। और बेच कर कितना नेट बेनिफिट मिल रहा है? 6,500। अच्छा, सिक्सटी सिक्सटी फाइव फाइव थाउजेंड थाउजेंड है। हाँ, 1,000। किस ऑप्शन को ऑप्ट करोगे? सेल वाले को। सेल वाले को, क्योंकि उसमें बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है। जी। सेल वाले ऑप्शन को ऐड वो करेंगे क्योंकि उसमें बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है। समझ आ रही है? तो रिकवरेबल जी वैल्यू बिल्कुल। ये होती है। रिकवरेबल वैल्यू, रिकवरेबल वैल्यू का मतलब आप वैल्यू इन यूज़ और सेल इन दोनों में से हायर आप पिक करोगे। अगर आप उसको यूज़ करते हैं उससे कितना बेनिफिट आ रहा है, अगर आप फिफ्टी उसको सेल थाउजेंड करते हैं उससे कितना बेनिफिट आ रहा है। 65,000। तो सर हायर आपको सेलेक्ट करेंगे, एंड हायर ऑफ इन दिस सिनेरियो इज सेल्स। सेल। Currently in this situation higher of is sale, so I am going to, we will go to sell the asset 65,000। और हमारी बुक में वो एसिड इस टाइम कितने का रिकॉर्ड है पता है? 70,000 का। 70,000 का, क्योंकि कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसिड इन अवर बुक्स जो उसकी वैल्यू है वो 70,000 है। लेकिन उस एसिड से मैक्सिमम बेनिफिट आपको कितना मिल सकता है सर? 65,000।
तो आपको वो एसेट रिकॉर्ड भी कितने पे करना चाहिए, 65,000 पे। तो सर 70,000 वाला एसेट आप 65 पे लेकर आ रहे हैं, ये 5,000 का जी रिडक्शन है। इसको हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं। आपका एसेट इम्पेयर्ड हो चुका है यहाँ पर 5,000 से, जिसकी मैं डबल एंट्री पोस्ट करूंगा, डेबिट इम्पेयरमेंट लॉस 5,000 और क्रेडिट नॉन करंट एसेट 5,000। तो 70,000 से एसेट 5,000 से कम होकर 65,000 पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके। ओके सर। प्रूडेंस ने हमें कहा था कि एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करना, लाइबिलिटीज को अंडरस्टेट नहीं करना, एक्सपेंसेस की इंडिकेशन मिलती है तो उसको रिकॉर्ड करना है, इनकम्स को उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं करना जब तक वो कंफर्म नहीं होती। रिकॉर्डिंग क्या होगी इम्पेयरमेंट लॉस की, याद रखो इम्पेयरमेंट गेन नाम की चीज़ नहीं होती, इम्पेयरमेंट में लॉस ही है। अच्छा फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, लेट सपोज यही यही एसेट है जिसकी कैरिंग वैल्यू 70,000 है, लेट सपोज मैंने उसकी वैल्यू इन यूज ली। वैल्यू इन यूज आता है सर 90,000 के, उसको यूज़ करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा 90,000 का। कॉल सेल करोगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा 80,000 का। आप किस ऑप्शन को ऑप्ट करोगे? यूज करने का। यूज करोगे सर, यूज करोगे सर, 90,000 का बेनिफिट। अब कितनी इम्पेयरमेंट लॉस है? लॉस नहीं है सर। नहीं है सर, यहाँ पे कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। यहाँ पे तो इम्पेयरमेंट लॉस है ही नहीं, तो एसेट स्टील कितने पे रिकॉर्ड रखोगे? 70,000 पे सर। कितने पे रिकॉर्ड रखोगे? 70,000 पे। क्योंकि इम्पेयरमेंट गेन नाम की तो चीज़ है ही नहीं ना, ये तो लॉस है। अगर हुआ है तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं हुआ है तो नहीं करेंगे सर, इग्नोर करेंगे उसको। सर इसकी जो सेल वैल्यू होगी वो मार्केट वैल्यू के साथ कनेक्टेड ही है ना सर। मार्केट में जो उसकी वैल्यू होगी ऐसी। मार्केट वैल्यू से वैल्यू वो कॉस्ट टू सेल निकालोगे, फिर जो बचेगी उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक ठीक। ओके। ओके सर। चलो जी, गुड है। ऐसे इस तरह से हम लोग इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करते हैं। सर ये रिवैल्यूएशन गेन और इसमें रिवैल्यूएशन में और ये इम्पेयरमेंट में बेसिक डिफरेंस किस चीज़ का है? यार रिवैल्यूएशन तो एसेट्स की वैल्यू के अंदर ऊपर अपवर्ड जो जा रहा है उसको हम लोग रिवैल्यूएशन गेन कहते हैं, या फिर ठीक है। रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन होती है जो वैल्यू डाउनवर्ड जाती है। इम्पेयरमेंट तो लॉस है, जब आपको इंडिकेशंस मिलती है कि यहाँ पर इम्पेयरमेंट अगर हुई है तो उसके ऊपर हम लोग ये इम्पेयरमेंट का टेस्ट अप्लाई करेंगे। और कैसे करना होता है इम्पेयरमेंट टेस्ट? आप कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं, तो आपके पास इम्पेयरमेंट लॉस आता है। ठीक ठीक। तो भाइयों अब हम करते हैं एक क्वेश्चन, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होना है। बुक नज़र आ रही है आप लोगों को? नहीं? आ रही है। रही है, गुड है, चलो। देखो यार, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने दो तीन सिचुएशंस दी हुई हैं इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने की। हम ट्राई करते हैं कि सर कितना इम्पेयरमेंट लॉस है इधर। ये आपको अगर इलिस्ट्रेशन वन अगर आपको नज़र आ रही है तो उस पर इन्होंने लिखा हुआ है एसेट ए की कैरिंग अमाउंट है 100, नेट रिलाइजेबल वैल्यू यानी कि बेचने के बाद आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो 110 का, और वैल्यू इन यूज़ 120 है। रिकवरेबल वैल्यू कितनी है सर पहले क्वेश्चन की? व्हाट इज द रिकवरेबल वैल्यू इन द फर्स्ट क्वेश्चन? 120 सर। 120। इम्पेयरमेंट लॉस कितनी है सर? लॉस नहीं है इसमें। नहीं है सर, पहले क्वेश्चन में कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, गुड। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सेकंड एसेट? 130।
130 सर. व्हाट इज impairment लॉस इन द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एसिड? 20 सर. 20 है सर, गुड है. रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द थर्ड एसिड इज 100 सर. 100 सर. impairment लॉस कितना है सर? 20 सर. 20 का पहले क्वेश्चन में impairment लॉस है, 20 का दूसरे क्वेश्चन में impairment लॉस है. ओके. ओके सर. यानी कि 20, सॉरी, 20 का बी में impairment का लॉस, और 20 का impairment लॉस सी में, और पहले में कोई impairment लॉस नहीं है. ओके. इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट सर. ये इंडिकेटर्स जब हमें पता चलते हैं, तो इन इंडिकेटर्स के हमें अगर पता चलते हैं तो हम लोग इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं. और इन इंडिकेटर्स में मार्केट वैल्यू ऑफ द एसिड हैज़ बिन डिक्लाइंड मोर देन एक्सपेक्टेड. अगर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्केट वैल्यू कम हो गई है तो इसका मतलब एसिड्स की वैल्यू कम. एसिड्स वैल्यू की कमी को हम लोग, जो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन से हट कर एसिड की वैल्यू के अंदर कमी है, उसको हम लोग इम्पेयरमेंट कहते हैं. तो वही ये इंडिकेशन है कि आपके पास इम्पेसिड जो है, आप उसकी अब वैल्यू कम हो गई होगी. जितने का आपने रिकॉर्ड किया होगा, आपको उतने से कम बेनिफिट मिला करेगा एसिड से. चेंजेस इन द टेक्नोलॉजिकल, मार्केट, इकोनॉमिक और लीगल इन्वायरमेंट दैट हैव एन एडवर्स इफेक्ट इन द एंटिटीज एसिड्स. और टेक्नोलॉजी या मार्केट, इकोनॉमिक, लीगल इन्वायरमेंट, इन कंडीशंस के अंदर ऐसी कोई चेंज आई है जिसकी वजह से उस तरह के एसिड्स अब आपको उतना बेनिफिट नहीं दे रहे. एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से पुराने वाले एसिड्स की वैल्यू अब उतनी नहीं रही, कम हो गई होगी. आपने जितने का रिकॉर्ड किया अपनी बुक्स में, उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट रेट हैज़ बीन इंक्रीज्ड. इंटरेस्ट का रेट जब ज़्यादा होगा, तो आप जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे वैल्यू इन यूज़ में, वो प्रेजेंट वैल्यू, जितना रेट बढ़ेगा उतनी प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी. प्रेजेंट वैल्यू इन यूज़, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जितनी कम आएगी, रिकवरेबल वैल्यू उतनी कम आएगी. और रिकवरेबल वैल्यू कम आएगी तो इम्पेयरमेंट ज़्यादा होगी. कैरिंग वैल्यू से अगर रिकवरेबल वैल्यू कम है तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट हुई है. सर ये रिकवरेबल वैल्यू एनआरवी और यूज वैल्यू में से कोई भी हो सकती हाँ, जो बड़ी होगी उसमें अगर रेट बढ़ रहा है, वैल्यू इन यूज़ का रेट, अगर प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए अगर इंटरेस्ट का रेट बढ़ रहा है तो वैल्यू इन यूज़ का आंसर कम आएगा. है. ठीक हो गया. वो आंसर कम आएगा तो रिकवरेबल वैल्यू का आंसर भी कम आ सकता ओके. है. इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि आपका एसिड डैमेज हो गया है, एक्सीडेंट कर दिया आपकी गाड़ी ने, अब जाहिर सी बात है उसकी जो वैल्यू आपने सोची होगी उतनी तो अब नहीं मिलेगी, उससे कम मिलेगी. इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन है चेंजेस इन अ वे दैट एसिड इज यूज्ड हैव अकर्ड आर इमिनेंट. पहले आपने वो गाड़ी अपने घर के यूज़ के लिए ली थी, अब आप उस पर ऊबर करीम चला रहे हो, तो आपने उसके यूज़ का वे चेंज कर दिया. अब भी उसकी वैल्यू के अंदर कमी आएगी आपकी पहले वाली कैलकुलेशन से, क्योंकि अब वो ज़्यादा डेप्रिशिएट होंगी. और एसिड्स की परफॉर्मेंस से हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब उसकी वैल्यू उतनी नहीं रही, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे हमने सोची भी थी वैसे है नहीं. तब भी हम इम्पेयरमेंट का टेस्ट अप्लाई करेंगे. ये इंडिकेशंस होती हैं इम्पेयरमेंट की, और ये इंडिकेशंस जब हों तो हम लोग इम्पेयरमेंट का टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं कि वाकई एसिड इम्पेयर्ड हुआ है या नहीं हुआ. और इम्पेयरमेंट टेस्ट क्या है सर? इम्पेयरमेंट टेस्ट यही है जो अभी आपने लगाया, आपने कैरिंग वैल्यू को रिकवरेबल वैल्यू को कंपेयर किया. ये इम्पेयरमेंट का टेस्ट है, वहाँ से हमें पता चलता है इम्पेयरमेंट हो चुकी है या नहीं हुई. कुछ एसिड्स के ऊपर इम्पेयरमेंट्स विदाउट इंडिकेशंस भी हम लोग टेस्ट लगाते हैं, कंपलसरी है. अगर कोई इंडिकेशंस ना भी हो, कल आपको मैंने इंटेंजिबल एसिड में बताया था कि इंटेंजिबल एसिड्स विद इनडेफिनाइट यूजफुल लाइफ, जिसमें गुडविल भी है, जिसकी लाइफ का हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी वैल्यू के अंदर रिडक्शन सम टाइम आती है. तो इनटेंजिबल एसिड जिनकी लाइफ का नहीं पता, उनके ऊपर कंपलसरी है हर साल के आखिर में इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे. अगर कोई इम्पेयरमेंट हुई है तो रिकॉर्ड करेंगे. और ऐसे एसिड जो अभी अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक एसिड से, इंटेंजिबल एसिड से कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती, तब तक उसके ऊपर हम लोग एमोटाइजेशन स्टार्ट नहीं करते. अब सर एमोटाइजेशन आप जब नहीं कर रहे हैं, एसिड आपका जून में कंप्लीट हो गया है, उसने प्रोडक्शन सितंबर से स्टार्ट की है, तो आप तो जून में कंप्लीट हो चुका है, जून से लेकर सितंबर तक आपने कोई एमोटाइजेशन चार्ज नहीं की.
एमोटाइजेशन तो सितंबर से ऑनवर्ड आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब उससे आगे एसिड ने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट की, तो ये जून से सितंबर के टाइम में भी तो एसिड की वैल्यू के अंदर कमी आ सकती है, इसलिए हम लोग इम्पेयरमेंट का टेस्ट अप्लाई करते हैं इन तरह की सिचुएशन में। अब सर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट में क्या सीन होता है? रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का मतलब आपका एसिड पहले इम्पेयर्ड हो चुका था, फिर कुछ अरसे के बाद जो इंडिकेशन थी वो रिवर्स हो गई। पहले इंडिकेशंस ये मिली थी कि एसिड्स की मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो गई है, एसिड्स उतना बेनिफिट नहीं दे रहा है, एसिड्स अब उतने रुपए का नहीं बिकेगा, एसिड्स ने अब उतना बेनिफिट नहीं देना। इंडिकेशन से अब वो इंडिकेशन रिवर्स होगी कि एसिड्स की वही डिमांड ज़्यादा होगी मार्केट में, एसिड्स की परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, एसिड ने अब आपको ज़्यादा बेनिफिट देना है, तो रिवर्स इंडिकेशन रिवर्स हो गई। इस तरह की सिचुएशन में सर क्या करेंगे? रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट याद याद रखो, आप लोग मैक्सिमम उतना इम्पेयरमेंट रिवर्स कर सकते हैं जितना आप लोगों ने लॉस रिकॉर्ड किया हो। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट में ये बात याद रखनी है कि आप लोग इम्पेयरमेंट का लॉस उतना रिवर्स कर सकते हैं जितना आपने लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं। क्या मतलब है इस ठीक है। बात का, समझते हैं। बॉक्सर परचेज नॉन करंट एसिड ऑन 1 जनवरी 2001 एट अ कॉस्ट ऑफ 30,000। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसिड इज 10 ईयर्स। 30,000 डिवाइडेड बाई 10, एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी आती है? 3,000। बॉक्सर डू नॉट रीवैल्यू दिस टाइप ऑफ एसिड बट अकाउंट फॉर इट्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। उसने हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर एसिड्स को डेप्रिशिएट करना है सर। ओके। 31 दिसंबर 2002, द एसिड was subject to an impairment review and at a recoverable amount of 16,000। आप लोग मुझे बताओ कितनी इम्पेयरमेंट हुई है दूसरे साल के आखिर में? रिकवरेबल वैल्यू तो उसने आपको दी है 16,000 है। आपकी ओरिजिनल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग दूसरे साल के आखिर में एसिड की कैरिंग वैल्यू कितनी बनती? 24,000। कितनी बनती है? 24,000। 24,000। गुड, क्योंकि एक साल की डेप्रिसिएशन 3,000 है, 2 सालों की डेप्रिसिएशन 6,000। 2 सालों के यूज़ के बाद उस एसिड की वैल्यू उस वक्त हमारी बुक में 24,000। कैरिंग वैल्यू का मतलब बुक वैल्यू। अकॉर्डिंग टू अवर कैलकुलेशन द एसिड हैड अ वैल्यू ऑफ 24,000। लेकिन हमें क्या पता चलता है कि वो एसिड आपको इस टाइम मैक्सिमम जो बेनिफिट उस एसिड ने प्रोवाइड करना है उसकी रिकवरेबल वैल्यू कितनी है सर? 16,000। कितनी इम्पेयरमेंट हुई है सर? 8,000। 8,000 की इम्पेयरमेंट लॉस इमीजिएटली रिकॉर्ड कर लूंगा, डेबिट इम्पेयरमेंट लॉस। और क्रेडिट साइड पर करूंगा सर नॉन करंट एसिड 8,000 से। आज के बाद एसिड कितने पे चला जाएगा सर ऑटोमेटिकली? जब 8,000 से एसिड क्रेडिट करोगे, 24,000 से 8,000 निकाल लोगे, तो वो एसिड कितने पे चला जाएगा सर? 16,000। 16,000 पे। अब आज के बाद की डेप्रिसिएशन 16,000 पे चार्ज करेंगे, लेकिन लाइफ लूंगा रिमेनिंग सर। 8 ईयर। सर कितने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करेंगे? 8,000 के। आज के बाद एसिड रिकॉर्ड करेंगे कितने पे सर? 16,000। आज के बाद डेप्रिसिएशन भी कितने पे चार्ज करेंगे? 16,000। ओके सर। ओके सर। अगले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 2,000। उससे अगले साल की? 2,000। उससे अगले साल की? 2,000। 6,000 टोटल। गुड हो गया सर, ये तो आपके लिए अच्छी बात है, आपका एक्सपेंस भी कम हो रहा है साथ साथ। क्योंकि इससे पहले डेप्रिसिएशन कितनी रिकॉर्ड कर रहे थे? 3,000। अब कितनी रिकॉर्ड कर रहे हैं सर? 2,000। भाई ठीक है, इम्पेयरमेंट हो चुकी है, इम्पेयरमेंट को तो मैं मानता हूँ मेरा लॉस हो चुका है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे थोड़ा सा हर साल एक्सपेंस में रिलैक्सेशन मिल रही है। मुझे 1,000 1,000 रुपए का एक्सपेंस मेरा कम हो रहा है। यानी कि 2003 का, 2004 का, 2005 का मैंने 3,000 3,000 के बजाय 2,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया।
तो यार 2005 के आखिर में इस एसेट की वैल्यू इन एक्सपेंसेस के बाद, डेप्रिसिएशंस के बाद कितनी बचेगी आपके पास? 10,000। क्योंकि 16,000 से आपने अगले साल की 2,000 माइनस की, अगले साल की दस फिर हजार माइनस की, और 2005 की फिर 2,000 माइनस की, तो तीन फर्दर ईयर्स के बाद, यानी कि 2 साल पहले हुए विदाउट इम्पेयरमेंट, 3 साल इम्पेयरमेंट के बाद, 2005 के आखिर में उस एसेट की वैल्यू मेरे बुक्स में कितनी बची हुई है सर? 10,000। लेकिन आज वो एसेट मार्केट में कितने का चला गया? द सर्कमस्टांसेस हैज 40,000। caused original impairment to be recognized have reversed and no longer applicable, with the result that the recoverable value is now 40,000। 10,000 का जो एसेट आपने रिकॉर्ड किया हुआ है आज, उससे मैक्सिमम जो पैसे आपको रिकवर हो सकते हैं वो कितने हैं सर? 40,000। कितना गेन नजर आ तीस रहा है हजार सर? 30,000 का। लेकिन मैंने आपको बताया कि इम्पेयरमेंट तो गेन है नहीं, ये तो रिवर्सल है। कितना रिवर्स कर सकते हैं? जितना लॉस रिकॉर्ड किया है। कितना ओरिजिनली लॉस रिकॉर्ड किया था? 8,000। 8,000। तो रिवर्स भी कितना कर सकता हूँ सर? 8,000। 8,000। लेकिन ये बात याद रखनी, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है, वो ये है कि सर वो 8,000 का लॉस तो रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसका मुझे एक बेनिफिट हुआ था। हर साल मैंने हजार हजार का एक्सपेंस कम किया था इस कम इम्पेयरमेंट किया। के बाद, 3 सालों तक। तो 3,000 का लॉस, 3,000 का बेनिफिट मुझे मिल चुका है इस इम्पेयरमेंट की वजह से। तो इम्पेयरमेंट की वजह से कितना लॉस पड़ा हुआ है अब? 8,000 5,000। 5,000। कितना लॉस पड़ा हुआ है सर? 5,000। 5,000। तो मैं रिवर्स भी कितना कर सकता हूँ? 5,000। 5,000। डेबिट करूंगा नॉन करंट एसेट को 5,000 से। 5,000। 10,000 का आपकी बुक्स में 5,000 से मजीद डेबिट किया तो हो गया 15,000 पे। और क्रेडिट करूंगा इम्पेयरमेंट लॉस को 5,000 से। जो लॉस आपका बचा हुआ था इम्पेयरमेंट से रिलेटेड, वो मैंने ख़त्म कर दिया। और रिमेनिंग जो गेन नज़र आ रहा था वो इग्नोर करूंगा, क्योंकि इम्पेयरमेंट में तो हम गेन रिकॉर्ड ही नहीं करते। ओके। ओके। यार अब सोचो, सोचो फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ कि आपका ये एसेट शुरू से लेकर रिवर्सल के दिन तक ये इम्पेयर्ड हुआ ही नहीं है। जनवरी 2001 में ख़रीदा गया है 30,000 का, 10 साल लाइफ है, 1 साल की डेप्रिसिएशन 3,000 है, 2005 के आखिर तक हमने ये एसेट इम्पेयर्ड किया ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल। 1 साल की डेप्रिसिएशन 3,000, 5 सालों की डेप्रिसिएशन 15,000, 5 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कैरिंग वैल्यू कितनी बचती है सर? 15,000। 15,000। तो रिवर्सल भी आप कितनी कर सकते हैं? इम्पेयरमेंट के बाद कितनी वैल्यू आ रही थी? 10,000, लेकिन आपने कितने तक इसको लेकर जाना है? 15,000। कितना रिवर्स कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 5,000। ये एक दूसरी वे ऑफ कैलकुलेशन है। यानी कि इम्पेयरमेंट के अकॉर्डिंग आपने रिकॉर्डिंग की, इम्पेयरमेंट वगैरह चार्ज करने के बाद आपने देखा कि एसिड सर इस टाइम इम्पेयरमेंट के बाद 10,000 का है। कितना लॉस आप रिवर्स कर सकते हैं? तो आप सोचें ओरिजिनल डेट से लेकर रिवर्सल की डेट तक कि सर कोई इम्पेयरमेंट फॉर एग्जांपल हुई ही नहीं है, क्या कैरिंग वैल्यू होनी चाहिए? अगर कोई इम्पेयरमेंट यहाँ पे होती ही ना, तो फिर कैरिंग वैल्यू कितनी होती सर? 15,000। तो आप रिवर्स कितना करेंगे? 10,000 से उसको 5,000 और करके 15,000 पे ले जाएंगे। मतलब जो इम्पेयरमेंट के बगैर सर जो हाँ कैरिंग वैल्यू हाँ होगी हाँ हाँ हाँ, सर उतने इसकी। पे आप लेकर जाएंगे सर। ठीक, ठीक। ओके। ओके। तो इस क्वेश्चन में कितना इम्पेयरमेंट हमने रिवर्स की सर? 5,000। सर ये फिर 10,000 आया था पेमेंट के बाद आया था ना। हाँ, हाँ। 10,000 की वैल्यू इम्पेयरमेंट के बाद थी, फिर हमने गेन आया, रिवर्सल हुई, रिवर्सल में हमने कितना रिवर्स किया सर? 5,000। 5,000। और आप कितने पे लेकर गए उस एसिड को? 15,000 पे। चले आगे। चलते हैं। क्लियर है? सर अगर इम्पेयरमेंट पहले नहीं हुई तो 10,000 कैसे आएगा सर? इम्पेयरमेंट अगर आपका पहले, नहीं हुई, आपने बोला कि बस इम्पेयरमेंट नहीं हुई थी इम्पेयरमेंट अगर 2005 पहले तक। नहीं हुई तो सर फिर तो रिवर्सल होगी नहीं ना। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट का मतलब ही क्या है कि पहले इम्पेयरमेंट हुई है, उसके बाद जाकर लेकिन आपने रिवर्सल। बोला फिर कैरिंग वैल्यू 10,000 नहीं आ रही थी, 15,000 आ रही थी इम्पेयरमेंट के बाद। कौन आता कई महंगा है?
पेमेंट के बगैर 15,000 आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। कंफ्यूजन है तो क्लियर ठीक है करता सर, हूँ। ठीक है। हाँ, देखो भाई, जी कंफ्यूजन सर। है तो क्लियर करता हूँ। चलो किट करेंगे तो मसले सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है सर, ठीक उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद ये हुआ कि एक नया टॉपिक हम सीख रहे हैं जिसका नाम है कैश जनरेटिंग यूनिट, है। जी सर। CGU। जी। जब बिजनेस के ग्रुप ऑफ एसेट्स, छोटे छोटे एसेट्स मिलकर या काफी बड़े बड़े एसेट्स मिलकर एक ग्रुप ऑफ एसेट अगर इंडिपेंडेंटली दूसरे यूनिट से हट कर कैश जनरेट कर रहा है तो उसको हम लोग कैश जनरेटिंग यूनिट कहते हैं, CGU। आपका एक रेस्टोरेंट F8 में, एक F9 में, एक F10 में, एक F6 में, हर एक रेस्टोरेंट के अंदर ग्रुप ऑफ एसेट्स पड़े हुए हैं। उस रेस्टोरेंट की ज़मीन भी आपकी है, उस रेस्टोरेंट में जो नॉन करंट एसेट पड़े हुए हैं वो भी आपका, उस रेस्टोरेंट में जो इनटेंजिबल एसेट्स, जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं वो भी आपके हैं। उस रेस्टोरेंट के अंदर जो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC पड़े हुए हैं वो भी। वो ग्रुप ऑफ एसेट, हर रेस्टोरेंट का अलग अलग ग्रुप ऑफ एसेट कैश जनरेट कर रहा है दूसरे रेस्टोरेंट से हट कर इंडिपेंडेंटली। तो हर एक रेस्टोरेंट आपका एक कैश जनरेटिंग यूनिट है, कैश का हुआ है आपकी। समझ रहे हो कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब? बिजनेस अच्छा। का ऐसा यूनिट जिसमें ग्रुप ऑफ एसेट्स, छोटे एसेट्स मिलकर दूसरे ग्रुप ऑफ एसेट्स से हट कर कैश जनरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। F7 का रेस्टोरेंट अपनी ऑपरेशंस, अपना कैश। F6 वाली ब्रांच अपना कैश, अपना सब कुछ इंडिपेंडेंटली जनरेट कर रहा है तो उसको हम लोग कैश जनरेटिंग यूनिट कहते एक जो सेवन वाली ब्रांच होगी वो कैश जनरेटिंग यूनिट होगा सर? हैं। हर एक होटल सेपरेटली कैश जनरेटिंग यूनिट। ठीक ठीक सर। अब सर मैं एक होटल के एक एक इंडिविजुअल एसेट्स के ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं लगाना चाहता है, नहीं लगा सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं पूरे के पूरे यूनिट पे इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करता हूँ। मैं पूरे के पूरे यूनिट पे इम्पेयरमेंट टेस्ट अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, और आपको पूरे के पूरे यूनिट की कैरिंग वैल्यू भी दी हुई है और आपके पूरे के पूरे यूनिट्स के सर आपको रिकवरेबल अमाउंट भी दी हुई है। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 3 पे चलते हैं, हमें क्लियर अभी समझ आ जाएगी। एस कंपनी रन अ यूनिट दैट सफर्स अ मैसिव ड्रॉप इन इनकम ड्यू टू फेलियर इन टेक्नोलॉजी। ये बिजनेस टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे थे उसमें ये फेल हो गए या इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं की, तो इस वजह से ये बिजनेस फ्लॉप होने की तरफ जा रहा है और हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू के अंदर काफी रिडक्शन आई हुई है, ये जो यूनिट है हमारा। जनवरी 2008, द फॉलोइंग कैरिंग अमाउंट्स वर रिकॉर्डेड इन द बुक्स इमीडिएटली प्रायर टू द इम्पेयरमेंट। से पहले हमारे पास उस एसेट, उस CGU के, कैश जनरेटिंग यूनिट के, उस सेगमेंट्स, उस यूनिट के जो वैल्यूज लिखी हुई थी एसेट्स की, वो ये है। गुडविल है 20 मिलियन की, उस होटल से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी 5 मिलियन की है। ब्रांड्स हैं, लैंड्स है, बिल्डिंग है, अदर नेट एसेट है। आपने इन सबको जब ऐड किया आपके पास आंसर आया 155 मिलियन का। अच्छा, 55। लेकिन उस पूरे के पूरे यूनिट की जो रिकवरेबल वैल्यू है वो कितनी है सर? 85। 85। इससे जो मैक्सिमम रिकवर हो सकता है वो 85 है। आप इसको रिकॉर्ड कर चुके हैं 155 पे सर। कितना इम्पेयरमेंट है यहाँ? 55 नहीं, 70 का सर। 70। कितनी इम्पेयरमेंट हो चुकी है सर? 70। ये 70 की इम्पेयरमेंट किसी एक एसिड से रिलेट नहीं कर रही, ये पूरे के पूरे इस यूनिट से रिलेट कर रही है। इस 70 मिलियन की इम्पेयरमेंट को हमने इस यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट करनी है और हम लोग इस तरीके से इस इम्पेयरमेंट को चार्ज करेंगे। सबसे पहले जो भी ऑब्वियस एसिड होगा उसको देंगे, फिर गुडविल को ख़त्म करेंगे क्योंकि जब भी एक बिजनेस का यूनिट इम्पेयर्ड होता है तो सबसे पहले उसका नाम खराब होता है।
इमेज खराब होती है। और गुडविल को हमने कोई अमोर्टाइजेशन भी नहीं दी, तो गुडविल इसको हम लोग इम्पेयरमेंट चार्ज किया करेंगे, और फिर हम लोग रिमेनिंग एसिड्स में उस रिमेनिंग लॉस को अपोर्शन करेंगे। अब इस बातों का मतलब क्या है? इन एसिड्स में अगर कोई भी ऐसा एसिड जिसको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है एग्जामिनर ने कि इस एसिड की अभी कोई कीमत नहीं रही, ये तो खराब हो चुका है, ये तो आउट ऑफ डेट हो गया, एक्सपायर हो गया है, ऑब्सोलीट हो गया है, वर्थलेस हो गया है, बैन लग गया, एक्सपायर हो गया, कुछ भी, जैसा कि इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, द टेक्नोलॉजी इज वर्थलेस फॉलोइंग इट्स कंप्लीट फेल्योर। तो ये टेक्नोलॉजी की फर्दर कोई कीमत वो कह रहा है बची ही नहीं है, तो ये टेक्नोलॉजी इज एन ऑब्वियस एसिड हियर इन दिस सिनेरियो। सबसे पहले लॉस किसको चार्ज करूंगा? टेक्नोलॉजी। कितना लॉस आया हुआ था सर? 5 मिलियन। 155 और 85 को नेट ऑफ करने के बाद 70 मिलियन का लॉस था, 70। जिसमें से सबसे पहले में ऑब्वियस एसिड है टेक्नोलॉजी, जिसकी वैल्यू है 5 मिलियन। 5 मिलियन का लॉस मैं इसको दूंगा। कैसे दूंगा सर इसको? लॉस डेबिट करूंगा, इम्पेयरमेंट लॉस। क्रेडिट टेक्नोलॉजी। क्रेडिट करूंगा सर, टेक्नोलॉजी को ख़त्म किया मैंने। फिर गुडविल को ख़त्म करूंगा सर। गुडविल को कितना इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज कर सकता हूँ? जितनी गुडविल की वैल्यू है। कितनी वैल्यू है सर गुडविल की? 20 मिलियन। क्रेडिट करूंगा सर, गुडविल को ख़त्म किया मैंने। 25 मिलियन का तो लॉस मैंने चेंज कर दिया, चार्ज कर दिया। अब बाकी चीजें क्या क्या बची सर? एक ब्रांड्स, एक लैंड्स, एक बिल्डिंग और एक अदर नेट एसेट्स। ये लॉस मैंने इनमें तकसीम करना है, अपॉर्शनमेंट करनी है इस लॉस की। अब अपॉर्शनमेंट करते हुए इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है सर, ये जो अदर नेट एसेट्स लिखे हुए हैं, इन अदर नेट एसेट्स के अंदर एक तो इन्वेंट्री लिखी हुई है और एक रिसीवेबल्स लिखे हुए हैं। अदर नेट एसेट्स इंक्लूड इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। अगर आपको थोड़ा सा IS2 याद हो, इन्वेंट्री को हम ऑलरेडी रिकॉर्ड करते हैं कास्ट और NRV दोनों में से जो लोअर ऑफ होती यस। है। और इन्वेंट्री की अकाउंटिंग भी IS2 के अकॉर्डिंग हम लोग लोअर ऑफ फिगर पे ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं। जितना भी उसमें से एक्सपेक्टेड लॉस था वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। रिसीवेबल्स हम जो लिखते हैं नेट रिसीवेबल्स लिखते हैं, जिसमें से हम बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स अलाउंसेस को माइनस करने के बाद, बेशक वो अभी कंफर्म बैड डेट्स हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी हम माइनस करते हैं एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, इन दोनों चीज़ों का माइनस होकर ये अपनी लोअर फिगर पर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। दैट्स वाई इनको दोबारा से लॉस चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग करंट एसेट्स को इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज नहीं करते। समझ रहे हो इस पॉइंट? जी सर। अदर नेट एसेट्स को इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करते वक्त कंसिडर नहीं करेंगे। फिर कितने एसेट्स बचे सर? फिर तो ये तीन बचे, ब्रांड्स, लैंड्स एंड बिल्डिंग्स। लॉस कितना बचा हुआ है? टोटल लॉस था 70 का, जिसमें से 5 मिलियन एक दिया, 20 मिलियन एक दिया, 25 दिया, तो पीछे कितना लॉस बचा हुआ है? 45 मिलियन का। ये मेरा रिमेनिंग लॉस है। रिमेनिंग जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यूज कितनी बचती हैं सर? 10 + 50 60 और 30 90। लॉस डिवाइडेड बाय टोटल कैरिंग वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग मल्टीप्लाई बाय फाइंडिंग। ब्रांड्स को उसके लिए फाइंड कर रहा हूँ तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। जो लॉस है उसको रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट्स और मल्टीप्लाई बाय जिसका फाइंड कर रहे हो उसके साथ। आंसर मिलता है 5। यानी कि लैंड को कितना, इस ब्रांड्स को कितना लॉस चार्ज करो? 5। 10 में से 5 का लॉस चार्ज करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास? 5। 45 मिलियन का लॉस है, वैल्यू 90 है। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ कि मुझे इसको कितना देना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 50। 25 आंसर आता है कि 25 का लॉस इसको भी दो। इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 25। 45 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 30, तो आंसर आता है 15, यानी कि 15 का लॉस इसको दो। तो लॉस के बाद इसकी वैल्यू कितनी बचती है सर? 30 में से 15 गया तो पीछे कितनी वाली बचती है? 15। क्लियर है? ओके। ओके सर। कैश जनरेटिंग यूनिट को कैसे हम लोग उसकी इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करोगे? फर्स्ट उसकी कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल वैल्यू को कंपेयर करो।
जो भी उसमें इम्पेयरमेंट लॉस आता है, उस इम्पेयरमेंट लॉस को अगर कोई ऑब्वियस एसेट है, क्वेश्चन में मेंशन है, सबसे पहले ऑब्वियस एसेट को दो, फिर गुडविल को दो, फिर रिमेनिंग एसेट्स में लॉस अपोर्शन करो। लेकिन रिमेनिंग एसेट्स में बात याद रखनी है कि अदर इंटेंजिबल, अदर नेट एसेट्स को हम लोग लॉस चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर इन्वेंट्रीज और रिसीवेबल्स और कैश, उन चीज़ों को हम ऑलरेडी लोअर फिगर पे रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात ये, सम टाइम वो क्वेश्चन में आपको ये बताता है कि भाई ये पर्टिकुलर एसेट्स जिसकी वैल्यू आपने अपनी बुक्स में, फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग को 30 मिलियन का रिकॉर्ड किया हुआ है, इसकी मार्केट में वैल्यू इस टाइम 45 मिलियन है, फॉर एग्जांपल वो आपको ऐसा कहता है। भाई ये तो फिर क्लियरली मेंशन है कि ये एसिड इम्पेयर्ड नहीं हुआ, इसकी तो वैल्यू के अंदर इंक्रीज आया हुआ है। तो इस तरह की सिचुएशन में इस एसिड को भी हम लोग लॉस चार्ज नहीं किया करेंगे। यानी कि अगर उसने कोई एसिड स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि इसकी वैल्यू के अंदर तो इतना इतना इंक्रीज आया हुआ है, तो इसका मतलब उस एसिड को लॉस चार्ज करने की जरूरत हम्म। नहीं है ना, नहीं करोगे फिर उसको लॉस चार्ज। मतलब ऑलरेडी सेल्फ लॉस चार्ज हुआ होगा ना। नहीं है, उसकी वैल्यू के अंदर इंक्रीज आया हुआ है, तो फिर कैसे लॉस वही। चार्ज करोगे? फिर तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं देंगे ना उसको। हमने मार्केट वैल्यू का रिकॉर्ड भी नहीं किया ना सर, उसकी वैल्यू कम है ऑलरेडी। यार मैं कह रहा हूँ जिस एसिड को आपने अपने पास अपनी बुक में 30 मिलियन का रिकॉर्ड किया हुआ है, मार्केट में उसकी वैल्यू 40 मिलियन है, क्या वो एसिड इम्पेयर्ड हो चुका है? नहीं सर। नहीं हुआ ना, इम्पेयरमेंट उसमें हुई नहीं है, क्या उसको इम्पेयरमेंट का लॉस देना चाहिए? नो सर। नो सर। तो उसको नहीं चार्ज करेंगे लॉस। तब हम क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। स्टैंडर्ड आपका खत्म हो गया है इम्पेयरमेंट वाला यहीं पे। क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये लिंक एक्सपायर हो रही है और मैं आपको अभी दूसरी लिंक सेंड करता हूँ। ठीक है।